अस्सलाम वालेकुम जी, निशानदेही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। नाज़रीन इकराम, एक 22 ग्रेड का ऑफिसर 22 करोड़ के अवाम को बेचैन किए हुए है। यानी उसका एक ग्रेड जो है वो 1 करोड़ लोगों पर भारी पड़ता है। और बाय द वे आपको ये भी बताता चलूं कि ग्रेड का जो मामला होता है वो ताकत से नहीं होता, वो पे स्केल से होता है। यानी अगर कोई 18 ग्रेड का है तो उसकी तनख्वाह उसके एतबार से होगी, कोई 20 ग्रेड का है तो उसकी तनख्वाह उसके हिसाब से होगी, और अगर कोई 22 ग्रेड का है तो उसकी तनख्वाह, ये पे स्केल होता है। ये ताकत का मंबा, ये ताकत की निशानी, ये अलामत नहीं होती। लेकिन एक 22 ग्रेड का ऑफिसर, साला सिर्फ एक 22 ग्रेड का ऑफिसर पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नाक में दम किए हुए है। बहरहाल ये हमारी तारीख, हम इसको बदल तो नहीं सकते, मगर इससे ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हमारी हैसियत क्या है। ये जो हम ब्लडी सिविलियंस बने हुए हैं, ये एक ग्रेड के एवज 1 करोड़ अवाम तब जाके ये बराबर होते हैं, और बराबर तब भी नहीं होते, तब भी वो एक ग्रेड 1 करोड़ अवाम से ज़्यादा ऊपर होता है, भारी होता है। वैसे देखा जाए तो कई ऐसे अफसरान हैं जो मामूल की रूटीन के अंदर तब्दील होते रहते हैं। चाहे वो आईजी हो, उसका ग्रेड भी जो है वो तकरीबन 21 या 22 होता है। इसी तरह एफआईए का डीजी हो, उसका ग्रेड भी इसी तरह का होता है। नैब का डीजी हो, उसका ग्रेड भी ऐसा ही कुछ होता है। वापडा का डीजी हो, उसका चेयरमैन हो, उसका ग्रेड भी कुछ ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के अंदर जो अपना कराची के अंदर जो कराची एंड वाटर बोर्ड सेवरेज है, इसके भी अफसरान जो हैं वो इस लेवल के हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जिसके 22 ग्रेड का ऑफिसर जब तब्दील होता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होती हैं। क्या वजह है? हम तो बराबरी की हुकूमत की बात कर रहे होते हैं, हम तो दुनिया से आंखें मिलाकर बराबरी की बात करते हैं। यहाँ अपने इदारों से बराबरी की बुनियाद पर हम बात नहीं कर सकते, क्यों? ये आपने सोचना है। नूरानी, अहमद नूरानी जियो के रोजनामा जंग के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही मंझे हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने भी ये फाइल किया, और उसके अलावा कहा गया कि पीपल बिहाइंड लीक पाक आर्मी चीफ टैक्स रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड रिपोर्ट है ये। यानी वो लोग जिन्होंने टैक्स गोशवारे लीक किए, उनकी तशखीस हो गई है। रकम कैसे बनी है इसका ना पता लगा है, ना पता लगेगा, ना आप लगा सकते हैं। लेकिन रकम कितनी बनी है इसको अवाम तक महज बताना, ये वबाल जान बन गया है। वो जो वेबसाइट थी उसे तो हाथों हाथ ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद 2 लोग जो हैं उनको खबर ये आई है कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उन 2 लोगों में से नाज़रीन किराम, दिलचस्प बात यह है कि गालिबन किसी एक का ताल्लुक जो है वो इन तमाम मामलात से, जो खबर लीक कर सकता है, मेरी मुराद ये है कि जो खबरें रखता है, जो चीज़ें देखता है, जो टैक्स गोशवारे जमा करवाता है या उस पर काम करता है, उसकी एक्सेस था। तो एक्सेस तो जाहिर आप जानते हैं कि जो अंदर से कोई होता है उसी का होता है, बाहर वाले का एक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो अंदर से किसी ने लीक किया है। अंदर कौन हो सकता है? आप और मैं नहीं हो सकते, ये भी तय है। कोई सियासी या सहाफती शख्सियत भी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर ये लीक हुआ है, उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ा है और आप और हम सब तक पहुंचा है। और वजीर ख़जाना ने जो है वो इस पर एक्शन लिया है, और वजीर ख़जाना ने एक्शन लेते हुए इस पर बुरा बनाया है कि ये इल्लीगल है। तो इल्लीगल उन्हीं लोगों में से किसी एक ने किया है जो तमाम इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। एक पिंडी का है और एक गालिबन लाहौर का है। गोशवारों की जो बात की जा रही है, मैं भी ये समझता हूँ ये इल्ज़ाम होगा, मगर चले इल्ज़ाम ही को सही। पूरे दुनिया के अखबार इस पर बात कर रहे हैं, हम भी इस पर बात कर लेते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अखबारात नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया की दुनिया तक महदूद रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है। मैं फिर रिपीट किए देता हूँ कि पाकिस्तानी ख़जाने के अंदर इस वक्त इतनी रकम मौजूद नहीं है जितनी इल्ज़ाम जनाब कमर जावेद बाजवा पर लग रहा है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 12.7 बिलियन डॉलर उनके अकाउंट्स में, उनके असासे की जो है वो तफसील बताई जा रही है। उसमें उनकी जो बहू है उनके नाम पर भी एक बहुत बड़ा ख़जाना सामने आया है। उनके अपने नाम पर भी, उनकी अहलिया के नाम पर भी, और दीगर बच्चों के बिजनेसेस, कराची में कमर्शियल प्लाजाज, इसी तरह जो है वो होटल्स, इसी तरह जो है वो फार्म हाउसेस, इसी तरह बिल्डिंग, बैरून मुल्क इमारतें, काफ़ी कुछ है जो ख़रीदा गया है। 2013 में उन्होंने ये कहा कि एक DHA का फेज़ 8 का एक प्लॉट है, वो अपने जो उनकी नौकरी थी उससे पहले उन्होंने ख़रीद लिया था, मगर कहने लगे कि 2017 में डिक्लेयर किया, 4 साल वो भूले रहे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, बाय द वे ये बात कर रहा हूँ कि DHA फेज़ 8 के अंदर एक अरबों रुपए की मालियत का प्लॉट इसलिए भूल गए क्योंकि बहुत सारे थे, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा नहीं होता भाई,
इस उम्र में इतनी बड़ी मसरूफियत जब इंसान लेता है और सियासी इतने सारे झमेले होते हैं, सियासत के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना होता, सियासत से बाहर निकलने की तगदो करना होती है, कोशिश करना होती है, तो जाहिर है कि आप भूल सकते हैं, ज़ाहिर है कि आपके दिमाग से ये निकल सकता है। ख़्वाह वो प्लॉट अरबों का हो तो क्या हुआ, हमें कौन सा अरबों रुपए की ज़रूरत है, ख़्वाह वो प्लॉट इससे भी ज़्यादा कीमती हुआ तो क्या हुआ, हमारे लिए क्या सिर्फ यही चिंदी चोरी रह गई है कि हम अपना जो अरबों रुपए के प्लॉट्स हैं उनको अपने ध्यान में रखें, फिर उनको डिक्लेयर करवाएं, फिर वो आवाम को बताएं, फिर आवाम को पता चले, हमारे पास और भी इतने सारे ऑप्शन हैं, हम सिर्फ इसी पे बात क्यों करें। ऐसा किए हुए वो आपके सामने ही है जो खान साहब ने की है, ज्यादती की है। खान साहब आपके दो सिपाही, ये बाय द वे नथी हो रही है बात तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, खान साहब आपके दो सिपाहियों ने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का मुबैना तौर पर तज़किरा किया। एक शहबाज गिल साहब ने, दूसरा बहुत ही बुजुर्ग सेनेटर हैं आजम स्वाति साहब ने। तो आपने तो आर्मी चीफ के साथ ज्यादती कर डाली, ये ऐसे नहीं मामला खड़ा होता, आपको पता ही नहीं कि मामला खड़ा कैसे होता है, ऐसे मामला उठाया जाता है जैसे आपने उठाया है, ये आपने बदनाम करने की कोशिश की है मुबैना तौर पर। ये भी हमें ये लगता है, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह इज़्ज़त को दाव पर लगाकर, जिस तरह जान हथेली पर रख कर, जिस तरह इज़्ज़त हथेली पर रख कर हमारे अभी जो मौजूदा चीफ हैं और आइंदा चंद दिनों में साबिक चीफ हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है, और ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो भी जाए, ये भी मुमकिन है कि वो कभी साबिक अगले 10 बरसों तक हो ही ना। मतलब ओहदे की बात कर रहा हूँ, शख्सियत की बात नहीं कर रहा। आपने जो उनके साथ किया, अवाम का ये कहना है कि ये भी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती आपने की है। ज्यादती थोड़ी सी छोटी करते तो मैं समझता हूँ कि चीखें इतनी बुलंद ना होती, आपने बहुत बड़ी ज्यादती कर डाली, ये आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था। तो रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, उस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, अगर मैं वो आपसे शेयर करूं, जो जियो न्यूज़ के ज़रिए भी शेयर हुई है कि एक बंदा जो इसमें है वो इन्वॉल्व है, लीक फ्रॉम लाहौर एंड अदर फ्रॉम रावलपिंडी। दूसरा उन्होंने फिर ये बात कही, हाउएवर ही एडेड अ possibility that the sum of individuals involved may have the authorization at look at the income tax record, as there is a circle in Rawalpindi where assessments take place। जियो ने ये कहा है कि जो बंदा इस मामले में इन्वॉल्व है वो आपके जो हमारे हमारे सरकताज हैं, हमारे मुल्क के जो बादशाह हैं, हमारे मुल्क के जो बड़े हैं, जनाब कमर जावेद बाजवा साहब 22 ग्रेड के एक ऑफिसर, उनके जो टैक्स के मामला हैं उन तक उनकी रसाई थी, और उसी रसाई का उन्होंने शायद गलत इस्तेमाल किया, और गलत इस्तेमाल करने के बाद अवाम में ये बात सामने लाए कि जनाब के कितने असासे हैं ब्लडी। आप आगे कोई भी अच्छी सी गाली लगा लें जिन्होंने बाजवा साहब के बारे में इस तरह की बकवास बात की। तो दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये एक इलीगल काम है, कि नहीं, ये नहीं कहा कि ये पैसा बनाना इलीगल काम है, नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट शाया की गई ये इलीगल काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा है। उसके बाद ये कहा कि कानून इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि आर्मी चीफ और एनीवन एल्स इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट कोर्ट ऑर्डर आप पब्लिक के सामने लाएं। बिल्कुल कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप 12.7 बिलियन डॉलर की रकम बना लें। सॉरी, ये इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप इसकी खबर आवाम तक लाएं। ये वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया और आर्मी चीफ और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रिपोर्ट पर जो ये जो रिपोर्ट किया गया इसको उन्होंने कंडेम किया और कहा कि हम वो बंदे तलाश करेंगे। हालांकि बंदे सामने थे जिन्होंने पैसे बनाए, मेरा मतलब जिन्होंने रिपोर्ट शाया की, धारे रिपोर्ट शाया की तो पैसे लिए होंगे, पैसे बनाए ना। मगर वज़ीर ख़जाना साहब ने हमारे आर्मी चीफ को, मैं समझता हूँ कि कहा और शायद ये थोड़े जलील हों और इनकी हद तक हो और इनकी बेइज्जती हो। ये वज़ीर ख़जाना का जो अंदाज़ है ये एक साजिश है, ये एक चाल है। नाज़रीन इकराम, ये एक गहरी साजिश है, इसका पता आपको लगाना पड़ेगा कि ये वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है, एक मुल्क के इतने बड़े इदारे के इतने बड़े चीफ के इतने बड़े राज लीक किए जा रहे हैं और ये एक दिन 24 घंटे मांगते हैं कि हम बंदों को ढूंढ लेंगे। 24 मिनट के अंदर इन्हें चाहिए था कि ये बंदे को बाहर निकालते, सामने खड़ा करते और बताते कि जी तुमने ऐसा क्यों किया। मगर बंदे सामने थे जिन्होंने पैसे बनाए ये रिपोर्ट लीक करके, मगर इन्होंने उसका कोई उस वक्त तक 24-48 घंटे इन्होंने ज़ाया किए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम ये पता करेंगे। तो ये तमाम आज के अहवाल हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कौन आर्मी चीफ अगला बनने जा रहा है। भाई 22 ग्रेड का एक ऑफिसर है, कोई भी बन जाए, लेकिन ये जो साहब गुजरे हैं इनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। इन्होंने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी,
انہوں نے وطن کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ گالیاں کھائیں، بدنام ہوئے، جو تانے تشنے انہوں نے برداشت کیے، شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح اس سطح پہ اس لیول پہ جا کے برداشت کیے ہوں گے، یہ ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، ان کی قربانیوں کو، لازوال قربانیوں کو۔ اور کچھ لوگ یہ بھی خدشہ ناظرین کرام ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ جیسے ہی ریٹائرڈ ہوں گے یہ بھی جنرل کیانی کی طرح آسٹریلیا میں کوئی بڑا وہ جزیرہ لے کے اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، وطن محفوظ ہے، محفوظ وطن کے اندر اس طرح کے باحفاظت دستوں کے درمیان ہمارے یہ آرمی چیف، ہمارے یہ باجوہ صاحب رہیں گے، یہیں پر جئیں گے، یہیں پر مزید بوڑھے ہوں گے، یہیں پر مریں گے، یہیں پر ان کی قبر ہوگی، یہیں پر آپ فاتحہ پڑھیں گے، کہیں نہیں جانے والے۔ اس طرح کے جو لوگ جھوٹے خیالات پھیلا رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کوئی ثبوت دیں، پہلے کوئی آرمی چیف گیا ہو، کوئی ایک آرمی چیف جو ملک سے باہر گیا ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہماری آرمی کی وسعت قلبی ہے، وسعت ہماری وسعت ہے دماغ کی، ذہن کی، کہ آپ سمجھتے ہیں وہ دبئی میں ہے، وہ دبئی بھی اس وقت پاکستان کا، ان کی اپروچ یہ ہے کہ آئندہ چند برسوں کے اندر یہ دبئی پاکستان بن جائے گا، تو وہ آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں، پہلے سے پاکستان کے اندر، تخیلاتی دنیا کے اندر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کیانی صاحب آسٹریلیا کے اندر ہے تو وہ آسٹریلیا کے اندر نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ چند برسوں میں آسٹریلیا جلد پاکستان کا حصہ بن جائے گا، تو وہ پاکستان کے کسی صوبہ آسٹریلیا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی امریکہ میں اپنے علاج کروانے گیا ہوتا اور وہیں پر رہ پڑا تو وہ وہاں رہ نہیں رہا ہوتا، وہ صوبہ امریکہ کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ صوبہ جو جلد پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یو کے اندر جنرل مشرف رہے اور بھی کئی جنرلز ہیں جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں رہ نہیں رہے ہوتے، انہوں نے وہاں عمارتیں نہیں خریدی ہوتی، بلکہ وہ اس اپروچ کے ساتھ وہاں پر عمارتیں خریدتے ہیں، اس نیت کے ساتھ وہاں پر وہ بلڈنگز خریدتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پر یو کے ہے وہ ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا، اور وہ صوبہ یو کے، صوبہ یوکستان کہہ لیں آپ انہیں، صوبہ امریکستان کہہ لیں، صوبہ دبئیستان کہہ لیں، وہ پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ ایک دن۔ اسی اپروچ کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ ہماری آرمی ہمارے ملک کے ساتھ کام کر رہی ہے، ہمارے ملک کی جو سرحدیں ہیں اسے وسیع کر رہی ہے، اسے بڑھا رہی ہے، اسے لمبا کر رہی ہے، اتنا لمبا کر رہی ہے، اتنا بڑا کر رہی ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ تمام ممالک جن کا میں نے ذکر کیا وہ پاکستان کے صوبے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے، جب تک یہ صوبے نہیں بن جاتے۔ عرفان ملک کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔